सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रोशनी है और मेरी छोटी बहन का नाम रानी है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरी चाची की मृत्यु के बाद मेरी चाची की इकलौती बेटी भी हमारे घर रहती थी। हमारा कोई भाई भी नहीं था, हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं था, लेकिन हम दोनों बहनें एक जैसी दिखती थी। हमारी कद काठी भी एक जैसी थी। देखने वाला हम दोनों को पहचान भी नहीं सकता रोशनी कौन है और रानी कौन है। मेरे माथे पर बस एक निशान है जो बचपन में गिरने से लग गया था। बस एक यही निशानी थी जो हम दोनों बहनों को पहचानने में मदद करती थी। हम लोग बड़े ही शरीफ घर के थे। सभी लोग मेरे पिता का सम्मान करते थे। मेरी छोटी बहन रानी बड़ी जिद्दी तबीयत की मालकिन थी। उसे सही गलत का पहचान बिल्कुल भी नहीं था। मैं 21 साल की हुई तो मेरी शादी तय कर दी गई। लड़के का नाम नीरज था। मैंने उसे नहीं देखा था, मगर उसने मुझे एक झलक ज़रूर देखा था। घर में मेरी शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से चल रही थी। हर तरफ धूम मची हुई थी। घर की पहली शादी थी, सब बहुत खुश थे और आज तो कुछ ज़्यादा ही मेहमानों की भीड़ भाड़ थी, क्योंकि आज मेरी शादी थी। मैं शादी वाला जोड़ा पहनकर बैठी थी। जब मेरी छोटी बहन तैयार होकर आई, मैंने उसे कहा कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, मगर दुपट्टा क्यों ऐसे फैला कर लिया हुआ है? ढंग से दुपट्टा ओढ़ लो। मैंने उसका दुपट्टा अच्छे तरीके से करके पहना दिया। मैं हैरान रह गई। मुझे उसका पेट थोड़ा फूला फूला सा लग रहा था। मुझे बहुत हैरानी हुई थी, क्योंकि मेरी बहन बहुत ही दुबली पतली 15 साल की कुंवारी लड़की थी। उसका पेट ऐसे भी कभी नहीं फूलता था। मेरे दिमाग में एकदम अजीब ख्याल आया। किसी का फूला हुआ पेट देखकर सबके दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, जो उस टाइम मेरे दिमाग में आया था, मगर मैंने उसे अपना वहम समझकर झटक दिया था और अपनी शादी को एंजॉय करने लगी। मगर मुझे पता नहीं था जिसे मैंने अपना वहम समझकर झुठला दिया है, वह एक हकीकत थी। ऐसे ही हकीकत जो सबको अपने साथ बहा कर ले जाएगी। मैंने अपनी शादी की खुशी में इस बात पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया और शादी हो गई। दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि शादी की पहली रात तुम अपने पति से फरमाइशें करके कोई ना कोई बात ज़रूर मनवा लेना, क्योंकि मेरी माँ एक बाबा को बहुत मानती थी। उन्होंने कहा था, अगर तुम चाहती हो तुम्हारी बेटी सारी उम्र खुश रहे तो बेटी से कहना पहले दिन पति से अपनी कोई बात ज़रूर मनवाए। मुझे ये सब सुनकर बहुत अजीब लग रहा था। मैं दुल्हन बनकर बैठी सोच रही थी कि पहली रात कौन सी बात मनवाऊं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मेरे पति नीरज कमरे में दाखिल हुआ। उन्होंने मुझे राधे राधे किया और मेरा घूंघट उठाने के लिए हाथ बढ़ाए। तब मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी। अचानक मैंने उन्हें रोक दिया और कहा, नीरज, आप मेरी एक बात मानोगे? मैंने डरते डरते उनसे कहा, हाँ हाँ, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। पहले अपना चेहरा तो देखने दो। मुझे असल में ये बात मुझे आपसे करनी है कि आज आप मेरा चेहरा नहीं देख सकते, क्योंकि एक जाने माने बाबा हैं, उन्होंने मना किया है। मेरी मम्मी उनको बहुत मानती है और उन्होंने कहा है अगर आज तुम्हारे पति ने तुम्हारा चेहरा देखा तो कुछ बुरा होगा। मेरे दिमाग में उस वक्त उसके अलावा कोई बात नहीं आई, इसलिए मैंने डरते डरते कह दिया, अरे रोशनी, ये क्या बात कह रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब फालतू बातें हैं। किसी दूल्हे के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म होगा जो उसको शादी की पहली रात दुल्हन अपना चेहरा न दिखाएगी। नीरज मुझे देखने को मचल रहे थे। मुझे दिल ही दिल में मम्मी और पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उनकी फालतू की बातों में आकर मैं क्या कर बैठी थी। नीरज का मूड इस बात पर बहुत खराब हुआ, मगर मैं बड़ी मुश्किलों से उन्हें राजी कर लिया कि जहां अब तक मेरी शक्ल नहीं देखी थी, वहां कल तक और सब्र कर लो, और बुझे हुए दिल से राजी हो गए। उस वक्त तो मैं बहुत खुश हुई कि उन्होंने मेरी इस बात को मेरी फरमाइश समझकर मान लिया है, और फिर मैंने अपने आप को उसके हवाले सौंप दिया। नीरज बहुत खुश लग रहा था, मैं भी बहुत तसल्ली में थी। अगले दिन रस्म के हिसाब से मैं अपने घर आ गई। सब मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए, मगर मेरी छोटी बहन बहुत परेशान सी घूम रही थी। मैंने रानी से वजह पूछी। शुरू में तो वह टाल मटोल करती रही, मगर मैंने बहुत जिद किया तो वह फट पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। और उसने जो बात बताई उसे सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैं अपने ऊपर काबू ना रखते हुए अपने दिल पर हाथ रख लिया। रानी बोल रही थी कि उससे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। वो माँ बनने वाली है। वह एक लड़के से मोहब्बत करती थी। उस लड़के ने उसे इश्क में बहला फुसला कर उसकी इज्जत तार तार कर दिए और खुद भाग गया। बहन की बातें सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरी छोटी बहन ऐसा कैसे कर सकती थी? इस हद तक कैसे जा सकती थी? और इतनी बड़ी बात हो गई, तब भी उसने हमें कुछ भी नहीं बताया। मुझे रानी पर बहुत गुस्सा आया था। क्या बोल रही हो तुम? होश में तो हो? अपनी उम्र देखी है? और उस उम्र में तुम इस हद तक चली गई? कौन था कमीना लड़का जिसे तुमने अपना मुंह काला किया? शर्म नहीं आई? अपनी उम्र देखी है?
क्या जवाब दोगी माँ पापा को? वह बेचारे ये सदमा सह भी नहीं पाएंगे। मैंने एक साथ बहुत सारे सवाल कर दिए थे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बल्कि बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी सबको? मम्मी पापा को क्या बताऊंगी? मैं कम उम्र में ही अपने खुद को बर्बाद कर दिया। मैं उस वक्त कुछ नहीं समझ सकी थी। तभी मेरे सर पर मोहब्बत का भूत सवार हो गया था, मगर मैं नहीं जानती थी वह तो हवस का पुजारी निकला। अब मैं खुद को ख़त्म कर दूंगी उससे पहले कि ये बात सबको पता चले। मैं मर ही जाऊंगी तो अच्छा होगा। अजीब बहकी बहकी अंदाज में रानी पागलों जैसी बातें कर रही थी। मैं जानती थी बर्बादी और जिल्लत ने अब हमारे घर का रास्ता देख लिया था। हर सूरत में कुछ न कुछ गलत होना ही था। रानी खुद को ख़त्म कर लेती या फिर माँ पापा को कुछ पता चलता तो वह भी जीते जी मर जाते। मेरा सर घूम गया रानी की बातें सुनकर। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मेरा पति मुझे आवाज़ दे रहा था बहन को छोड़कर जाती तो पीछे वह खुद को ख़त्म कर लेती। क्योंकि मैं उसके इरादे जान चुकी थी, तभी मैंने सोच लिया और हम शक्ल होने का फ़ायदा उठाते हुए रानी का जोड़ा पहन लिया और अपना जोड़ा उसे पहनने के लिए दे दिया। रानी समझ नहीं रही थी, अपनी जिद पर खड़ी हुई थी। मैंने उसे कहा कि यही अच्छा मौका है, तुम नीरज के साथ चली जाओ। मैं पहले ही गलती कर चुकी हूँ दीदी, और ज़्यादा ऐसा नहीं कर सकती। अपने आप को बचाने की खातिर आपकी ज़िंदगी और खुशियों के साथ नहीं खेल सकती। आपका भी खुशियों पर उतना ही हक है दीदी। मत कीजिए अपने साथ ऐसा। मुझे मेरे किए की सज़ा भुगतने दीजिए। तुम चुपचाप मेरी बात मान लो, ज़्यादा सवाल जवाब मत करो। हमारे पास टाइम कम है। नीरज हम दोनों को ठीक से पहचान नहीं सकते। वैसे भी पहली रात उन्होंने मेरी शक्ल नहीं देखी है। उसे पता नहीं है कि उसकी शादी मुझसे हुई है या फिर तुमसे। मैंने दिल पर हाथ रख कर अपने सारे अरमान जज्बात मार कर रानी को अपनी जगह देने का फैसला किया। मगर रानी ये बोली, दीदी मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बगैर शादी के आपके पति के साथ कैसे रह सकती हूँ? मैंने कहा अपनी बकवास बंद करो। बगैर शादी के साथ तुम किसी के बच्चे की माँ बन सकती हो, अपने माँ बाप की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा सकती हो। ये सब क्यों नहीं कर सकती? जितना मैं अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, रानी मुझे उतना ही गुस्सा दिला रही थी। नीरज अच्छा लड़का है, हो सकता है उसके घर वाले तुम्हें पहचान न सके। अगर तुम्हें किसी ने पहचान भी लिया तो वो तुम्हें वापस लाएंगे, और फिर हो सकता है सब मुझे गलत समझकर तुम्हें बेकसूर जान लेंगे। नीरज मजबूर होकर तुमसे शादी कर लेगा। अगर शादी नहीं भी की तो तुम उस पाप को नीरज का नाम देकर छुपा सकती हो ना। मैंने रानी को जबरदस्ती अपना कपड़ा पहनाकर समझा बुझाकर उसे नीरज के साथ भेज दिया और उसे कहा कि पता नहीं लगना चाहिए कि पहली रात उसके कमरे में तुम नहीं थी बल्कि मैं थी। इसी में हम सबकी भलाई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे फिलहाल यही एक रास्ता नज़र आया था। बाद की बाद में देखी जाती। वैसे भी नीरज ने पहली रात मेरा चेहरा नहीं देखा था, इसलिए उसे पता नहीं चला उसके साथ पहली रात मैं थी या रानी। मेरी बहन नीरज के साथ चली गई। मैं देर तक अपने अरमानों और सपनों के लिए मातम मनाती रह गई। सबसे छुपकर बिस्तर पर पड़ी रह गई। सब ने लाख आवाज़ दी मगर मैंने नहीं उठी। सब यही समझे कि थक कर सो गई है, शादी की हंगामा की वजह से नींद पूरी कर रही होगी। मगर मैं जाग रही थी। नींद मुझ पर कैसे मेहरबान हो सकती थी? नींद तो शायद मुझसे कोसों दूर चली गई थी। मुझे मालूम नहीं था ऐसा कुछ भी हो सकता है। मैं तो हजारों सपने सजाकर नीरज के साथ विदा होकर गई थी। मेरी माँ का कहना सही साबित हुए थे। भले मैंने नीरज को अपना चेहरा नहीं दिखाया था, मगर फिर भी सब कुछ उल्टा हो गया था। माओ के दिल को हर खतरे का पहले से ही पता हो जाता है। मगर हैरानी की बात तो ये थी कि मेरी मम्मी रानी के अंदर आए बदलाव को देखकर बेखबर थी। उसकी चाल ढाल से नहीं पहचान पाई कि किसी गलत रास्ते पर चल पड़ी है। रानी इतनी सफाई से और इतनी खुफिया तरीके से उस लड़के के साथ इश्क लड़ाती रही और मुझे इसका खामियाना भुगतना पड़ा। मैं इंतजार की सूली पर लटक रही थी, उस इंतजार में कि आगे क्या होता है, किस्मत हम दोनों बहनों के साथ क्या करती है, हमें कहाँ लेकर जाती है, मेरे उस फैसले से कोई फ़ायदा होता भी है कि नहीं। ऐसे ही कई सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मेरा सर चकरा रहा था। ये सब सोच कर मैं पागल हो रही थी। आने वाले वक्त को याद करके डर बढ़ता ही जा रहा था। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। तभी बाहर से एक शोर की आवाज़ आने लगी। मैं समझ गई थी कि ये कैसा शोर था। कुछ जानी पहचानी आवाज़ सुनकर मेरे माथे पर सर्दी में भी पसीना आ गया था। फिर अचानक मम्मी अंदर आई और मेरा कंबल खींचकर नीचे फेंक दिया। कंबल के अंदर रानी की जगह मुझे पाकर मम्मी एकदम आश्चर्य में हो गई। उन्होंने तो मुझे पहली नज़र में पहचान लिया था। वह मेरी तरफ बढ़ी और मुझे झकझोर डाला। मम्मी मुझसे बहुत कुछ पूछ रही थी, मगर मैं गूंगी बनी हुई थी।
मैं चुप्पी साध ली थी। मम्मी ने जब देखा मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही हूँ तो मुझे घसीटती हुई बाहर ले गई, जहाँ पर मेरे ससुराल वाले इकट्ठे हुए थे। मेरा दूल्हा भी खड़ा था जो मुझे देख रहा था। मैं भी उसे देख रही थी। वो मुझे पहली बार देख रहा था, मगर मैं उसे घूंघट की ओर से कई बार देख चुकी थी। मैंने सोचा था हम शकल होने की वजह से हमें कोई पहचान नहीं सकेगा, मगर ये मेरी गलतफहमी साबित हुई थी। बार बार सब मुझे बातें सुना रहे थे, मगर मुझे किसी की आवाज़ समझ नहीं आ रही थी। रानी सहमी हुई मुजरिमों की तरह चुप खड़ी थी और मुझे सबने कटहरे में खड़ा कर दिया था। सबकी बातें तीरों की तरह मुझ पर निछावर कर रहे थे। देखने में बिल्कुल ठीक, मगर अंदर से बहुत जख्मी हो चुकी थी। कसूरवार ना होकर भी मैं मुजरिम ठहरी थी और मेरा जुर्म यही था कि मैं अपनी बहन को बदनामी और रुसवाई से बचाने के लिए कदम उठाया था। इन सब में सबसे ज़्यादा परेशान नीरज था, क्योंकि वह जान नहीं पाया था कि उसने किसके मांग में सिंदूर भरे थे, मैं थी या मेरी बहन। क्योंकि हम दोनों बहनों की सूरत बिल्कुल एक जैसा ही था। जबकि मेरे सास ससुर इस बात पर लड़ रहे थे कि उनके साथ धोखा हुआ है। बड़ी का शादी करके छोटी को विदा कर दिया है। वह बार बार यही कह रहे थे। आखिर मैं कब तक चुप रह सकती थी? आखिर मुझे सब सवालों की तसल्ली भरी जवाब सबको देने थे। चुप्पी तो इस समस्या का हल नहीं था। सबकी इज्जत बचाने के खातिर मैंने खुद को मुजरिम साबित कर दिया था। मैं रोते हुए बोली, मैं नीरज को पसंद नहीं करती थी। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। मैं किसी और को पसंद करती थी। डर की वजह से मम्मी पापा से ये बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं जानती थी वे लोग मेरी कोई बात नहीं सुनेंगे। मैं शादी के वक्त मना करना चाहती थी, मगर पापा की रुसवाई का सोचकर चुप हो गई। मगर जब विदाई का टाइम आया, मैंने रानी को अपने कपड़े पहनाकर जबरदस्ती उसे नीरज के साथ विदा होने को कहा था। दूसरी तरफ मैंने उसको धमकी भी दी थी कि मैं खुदकुशी करके खुद को ख़त्म कर लूँगी। मेरे पापा और मम्मी इस बात से बिल्कुल अनजान थे। उन्हें कुछ पता ही नहीं था। मैंने ही रानी को मना किया था वह अपना चेहरा नीरज को ना दिखाए। सब मेरा बनाया हुआ आइडिया था। उसमें रानी का कोई कसूर नहीं है और ना ही मेरे माँ पापा का। न जाने मैं किस मुंह से झूठ पर झूठ बोलते जा रही थी। तुम होती कौन हो ये फैसला करने वाली और आइडिया बनाने वाली? तुम्हें ये सब मजाक लगता है? शादी ब्याह कोई खेल तमाशा है? तुम जानती भी हो अपने मतलब के लिए तुमने कुंवारी लड़की को बगैर शादी के एक गैर आदमी के घर में भेज दिया और हमें इतना बड़ा पाप का भागीदार भी बना दिया। जानती हो ये कितना बड़ा पाप है? अपने मतलब के लिए तुमने इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती हो? इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो जो अपने मतलब के लिए अपनी बहन को भी नहीं बख्शा? नीरज गुस्से में पागल हो रहा था, जबकि मेरे माँ पापा एकदम चुप हो गए थे। ऐसा लगता था जैसे उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। मुझे तो लग रहा था वह मुझे जान से ही मार देंगे। मगर उनकी चुप्पी देखकर मैं ज़्यादा ही हैरान रह गई। मेरे ससुर बहुत अच्छे इंसान थे और मंदिर के पुजारी भी थे। उनसे सब कुछ कहकर इस मामले का हल निकालने को कहा। बहुत देर तक बाप बेटे के बीच बहस होता रहा। बेटा गुस्से से पागल हो रहा था, मुझे डिवोर्स देकर वापस जाना चाहता था। मगर बाप चाह रहा था कि अगर रिश्ता ख़त्म कर दिया, दोनों सूरत में हमारी बदनामी होगी। लोग क्या कहेंगे? शादी के अगले दिन डिवोर्स हो गई। आखिरकार बहुत देर बाद सब इस बात पर तसल्ली में हुए कि मुझे नीरज डिवोर्स देगा, क्योंकि वह अब मुझसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता। मगर मेरे ससुर ने नीरज को रानी के साथ शादी करने पर बड़ी मुश्किल से राजी कर लिया और मैंने दिल ही दिल में भगवान से बहुत प्रार्थना की। मैंने सोचा था वैसा ही हुआ था। मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना की थी, उसने हमारी लाज रख लिया था। फिर रानी और नीरज की शादी मेरे ससुर ने यहीं पर करवा दी थी। उस सब में बेचारी रोशनी का क्या कसूर था? उसे क्यों बहन के किए की सज़ा मिल रही थी? जबकि सब यही समझ रहे थे नीरज के साथ पहली रात को भी रानी ही थी। अब जमाने को भी तो यही बताना था कि नीरज की शादी रानी से हुई थी, क्योंकि शादी के टाइम रोशनी ने मना कर दिया था। मेरी बहन रानी बराबर मुझे देखे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे दुख खाए जा रही थी कि मेरी बहन बेकसूर होकर भी सबकी नज़रों में मुजरिम बनी हुई है और वह खुद कसूरवार होकर भी मासूम और बेचारी बनी रही। मगर मैं उसे आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा कर रही थी और उसी में हम सबकी भलाई थी और अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती थी। हमेशा मुझे ऐसी लड़कियों से सख्त नफरत थी जो माँ बाप की इज्जत अपने कदमों तले रोन दिया करती हैं, प्यार मोहब्बत के नाम पर घर से भाग जाती हैं। कुछ देर बाद रानी को लेकर सब चले गए। मैं वो बदकिस्मत दुल्हन थी जो एक रात में शादी से डिवोर्स तक का सफ़र तय कर चुकी थी। मेरे सारे सपने, अरमान, सब कुछ मिट्टी में मिलकर चूर चूर हो गए थे। मैं जानती थी
कि अब मम्मी और पापा मुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे शायद वे लोग जिंदा ज़मीन में दफन कर देंगे, क्योंकि उनकी नज़रों में मैं ही सबकी मुजरिम थी। मैंने उन्हें अपने ससुराल वालों के सामने शर्मिंदा कर दिया था। मेरी वजह से उनकी नज़रें झुक गई थी, मगर मैं चुप थी। इसलिए ये शर्मिंदगी उस शर्मिंदगी से कई गुना अच्छी थी जो रानी हम सब के सर पर डालने वाली थी। मगर आश्चर्य की बात तो ये थी, मेरे माँ बाप दोनों बिल्कुल चुपचाप हो गए। मुझे देखते रहे। मम्मी आगे बढ़ी और प्यार से मेरे बालों पर हाथ फेरने लगी। बोली, मेरी बच्ची, ऐसी वजह क्या थी? तुमने इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा? क्यों तुमने इतना बड़ा कदम उठाया? किसने तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर किया? रोशनी, तुम हम सब से कुछ भी नहीं छुपा सकती हो, हम गवाह हैं। कल हमने खुद अपने हाथों से तुम्हें विदा किया था, और कल सारा दिन तुम नहीं बल्कि रानी हमारे साथ थी। माँ कहने लगी, मैं जानती हूँ मेरी बेटी रोशनी, तुम समझदार हो, बगैर किसी वजह के इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठा पाओगी। तुम हमेशा से समझदार और सुलझी हुई लड़की हो। मम्मी मुझे पुचकारती हुई बोल रही थी। मैं तो ये भूल गई थी कि मम्मी पापा ने कल सारा दिन रानी को अपनी आंखों के सामने देखा होगा। यहाँ तक कि सुबह तक भी रानी उनके साथ ही थी। मम्मी पापा आधी बात को जान चुके थे, इसलिए अब उनसे पूरा सच छुपाना भी सरासर नादानी थी, और कुछ मेरी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। मैं इतनी परेशान और टूटी हुई थी कि अब मैं मम्मी पापा की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे लगता था मैं बहुत मजबूत लड़की हूँ, मगर ये सरासर मेरी गलती थी। मैं भी जज्बाती और इच्छाएं रखने वाली लड़की थी। ना चाहते हुए भी मैंने अपने पापा और मम्मी को सब कुछ सच सच बता दिए। रानी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, और वो पेट से थी। उसके पेट में किसी का पाप पल रहा था। अभी शुरुआती ही दिन थे, इसलिए उससे पहले कि ये राज खुल जाता और बहुत देर हो जाती, आप लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह पाते। मुझे आपसे बगैर पूछे ये कदम उठाना पड़ा। मुझे खुद आज सुबह पता चला था। मैं कभी आप लोगों से ये सारी बातें नहीं बता पाती अगर आप लोग खुद समझ ना गए होते। अपनी बात पूरी करके मैं फूट फूट कर रोने लगी, और मेरे साथ मेरे माँ बाप भी रोते रहे। उनके रोने की वजह बहुत सारी थी। एक बेटी की शादी, अगले दिन डिवोर्स लेने का दुख, दूसरी बेटी से इतने बड़े धोखे का दुख, बदनामी, जिल्लत, रुसवाई तो हर हाल में उनके मुकद्दर ठहर गई थी। अपनी परवरिश पर कभी उन्हें बहुत गुमान था। आज अपनी परवरिश में रह जाने वाली उस कमी के बारे में दोनों घंटों सोचते रहे, रोते रहे। हमसे क्या गलती हुई है, कहाँ भूल हुई है जो रानी यूं बहक गई? वे दोनों खुद को कसूरवार समझ रहे थे। उनके पास गौर और फिक्र करने के लिए बहुत कुछ था, मगर मेरे तो सोचने समझने की हिम्मत भी खत्म होकर रह गई थी। सारा दिन खाली खाली आंखों से छत को घूरती रहती थी। मुझे कुछ पता ही नहीं थी रानी कैसी है और किस हाल में है। नीरज ने उसे मायके आने से मना कर दिया था, और सच तो यही था, मम्मी पापा भी रानी की शक्ल तक देखना नहीं चाहते थे। मगर शादी के बाद नीरज के माँ बाप ने मेरी माँ को बताया कि रानी का बच्चा नुकसान हो गया है। वे लोग तो यही समझ रहे थे कि ये बच्चा नीरज का ही है। वे लोग असल हकीकत से अनजान थे। मम्मी पापा ने कहा, सही हुआ बच्चा खराब हो गया, वरना अगर ये बच्चा पैदा हो जाता तो सबकी मुश्किलें और बढ़ जाती, और हम लोगों का ज़मीर हमें अंदर ही मिटा कर रख देती। किसी की नाजायज़ औलाद किसी और के घर में पल रहा होता। हर बात में ईश्वर की मर्जी ज़रूर छुपी हुई होती है। मैं बहुत बीमार हो गई थी। लोग मेरे बारे में बातें करते थे। शादी के वक्त लड़की ने शादी से मना कर दिया और छोटी बहन को कुर्बानी देनी पड़ी। सब इस बात से अनजान थे कि असली कुर्बानी मुझको देनी पड़ी थी। मैंने अपने सपनों और अरमानों को दिल के किसी कोने में दफन कर दिया था। मेरे माँ बाप हर टाइम मेरे दिल लगाने और खुश करने की प्रयास में लगे रहते थे। मम्मी पापा ने शहर का घर छोड़ दिया। हम लोग फिर से अपने गांव आकर बस गए थे। वहाँ पर ही पापा ने दूर के गांव में मेरी शादी कर दी थी, जो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था। मैंने अपने माँ बाप का सम्मान रखा, उस रिश्ते को भरपूर तरीके से निभाया। मगर मैं क्या करती, मेरे दिल में नीरज था। एक रात मैं नीरज के प्यार में रहकर आ गई थी। मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी, मगर धीरे धीरे उस मोहब्बत को मैंने अपने दिल से निकाल दिया। अपने दूसरे पति की अर्धांगिनी, और मैं उसकी इज्जत बनने के प्रयास करने लगी, और उस प्रयास में मैं कामयाब भी हो गई। सूरज बहुत अच्छा इंसान था, हमारे 2 बच्चे भी हुए। मैं ये सारा बुरा वक्त भूलना चाहती थी, मगर मुझे अपनी बहन रानी की बहुत याद आती थी। जाने किस हाल में होगी। नीरज के पापा भी बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने पापा से बातचीत रखा हुआ था, जो कि फ़ोन की हद तक ही मौजूद था, क्योंकि नीरज नहीं चाहता था कि हम सबसे रानी अब कोई बातचीत करे या रिश्ता रखे।
नीरज और रानी भी बहुत खुश थे, उनके बच्चे भी थे। वक्त अपने साथ साथ ऐसे कई किस्से कहानियाँ लाते हैं और ऐसा वक्त भी आता है जब अपने साथ ये सब बीते वक्त का हिस्सा बन जाता है और ये सब बीते हुए कल बन जाते हैं। कई सालों बाद रानी ने नीरज को राजी कर लिया और फिर से मायके आने जाने लगी। मेरा कभी नीरज से सामना नहीं हुआ था, अब मैं उसका सामना करना भी नहीं चाहती थी। मेरे उन सारे माताओं से विनती है जिनके घर में जवान बेटियां हैं, बहुत मेहरबानी अपनी बेटियों पर नज़र रखें। ये देखें कि किसके साथ उनका मिलना जुलना है, कहाँ उठती बैठती हैं। अपने बच्चों पर भरोसा करें, उन्हें अपने भरोसे में लाएं, उनके दोस्त बन जाएं ताकि वे किसी गलत रास्ते पर ना चले। और सारी लड़कियों को कहना चाहती हूँ, इश्क प्यार मोहब्बत के नाम पर आखिर कब तक बेवकूफ़ बनते रहोगी। ये समाज के लड़कियां अपने जज्बात और एहसास किसी ऐसे खास इंसान के लिए रखिए। ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर लड़की का नसीब अच्छा करे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।